नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 13 पाठ पढ़ रहे थे बहू की विदा। इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि प्रमोद है वो अपनी बहन कमला को लेने के लिए आता है, लेकिन जीवनलाल उसे विदा नहीं करते हैं। वहीं प्रमोद जीवनलाल से कहता है कि क्या कमला तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है। तो जीवनलाल कहते हैं कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है, और जब तक तुम मुझे दहेज के 5,000 रुपये नहीं देते तब तक मैं कमला को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। वो साफ साफ मना कर देते हैं। प्रमोद जीवनलाल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि आपको बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। आपकी तो बेटी है। जब आपकी बेटी आपके पास नहीं आती तो आपको कितना महसूस होता होगा। तो जीवनलाल उसकी बातों का अनदेखा कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तो मेरी बेटी के ससुराल वालों की हर इच्छा की पूर्ति की है, उसे मैंने दहेज में सब कुछ दिया है, और यदि तुम भी कमला को अपने साथ में ले जाना चाहते हो तो दहेज के 5,000 रुपये देने होंगे। तो जीवनलाल के द्वारा मना करने पर प्रमोद कहता है ठीक है, मैं अपनी बहन से तो मिल तो सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ, तुम अपनी बहन कमला से मिल सकते हो। तो प्रमोद और कमला के बीच में बातचीत होते हैं। तो वहीं प्रमोद कहता है कि जीवनलाल जी ने तो मुझसे 5,000 रुपये दहेज के मांगे हैं, और जब तक मैं वो रुपये नहीं दूंगा वो तुम्हें विदा नहीं करेंगे। ऐसे में मैं घर बेच दूंगा। घर बेचने पर 7-8 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे। उसमें से 5,000 रुपये जीवनलाल जी को दे देंगे। तो कमला मना कर देती है। वो कहती है कि अपनी बहन बिमला है, उसकी तो शादी करनी है, तो ऐसे में घर कैसे बेचा जाएगा। नहीं, आप घर मत बेचना, मैं यहाँ पर खुश हूँ और मेरी ननद भी तो आने वाली है, मैं यहाँ पर अपना समय बिता लूँगी। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इतने में ही कमला कहती है कि मेरे ससुर हैं, वो तो थोड़े दिनों में बात भूल ही जाएंगे, और मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तो प्रमोद कहता है कि मुझे तो एक ही धातु के बने हुए लगते हैं। यह बात राजेश्वरी सुन लेती हैं। वो कहती है कि हाँ, क्या कह रहे हो प्रमोद। तो प्रमोद से वो पूछती है कि जीवनलाल जी ने तुम्हें क्या कहा। तो प्रमोद कहता है वो 5,000 रुपये मांग रहे हैं। तो राजेश्वरी कहती हैं कि उन्हें तो रुपयों से बहुत प्यार है, ये काम करो, मैं आपको 5,000 रुपये देती हूँ, वो आप जीवनलाल को दे दो। तो प्रमोद मना कर देता है, कहता नहीं, मैं आपसे रुपये लेकर उन्हें नहीं दे सकता। तब राजेश्वरी अपनी बहू को चाबी देती है और कहती है जा बेटी, रुपये को निकाल लिया। तो चाबियों का गुच्छा है वो राजेश्वरी कमला को देती है। तो क्या कहती है राजेश्वरी, कमला को चाबियों का गुच्छा देती है, और जब कमला नहीं जाती तो राजेश्वरी कहती है जाती क्यों नहीं, जल्दी कर। कमला उठकर कहती है और फिर सिसकने लगती है। सिसकना होता रोना। राजेश्वरी मेरी बेटी का कर उसे हृदय से लगा लेती है। जीवनलाल हैं वो बाहर से आते हैं। कहते हैं अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। तो राजेश्वरी कहती है जा बेटी तू अंदर जा, कि उसकी स्वागत की तैयारी करनी है, इसलिए तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जरा तैयारी करो स्वागत की, जरा देख भी ले कि नाक वाले बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तो नाग वाले बताया है इज्जत वालों को कि इज्जत वाले बेटी का स्वागत कैसे करते हैं, ये तो देखो आप। तो राजेश्वरी कहती है कि गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती कि आपके मुंह से, जब भी देखते हो बेढंगी बातें ही करते रहते हो। जीवनलाल कहते हैं हेलो, इसमें कौन सी गाली दी मैंने तो नाग वाला ही तो बताया खुद को। तो राजेश्वरी कहती हैं तुम क्या समझती हो, दुनिया में एक तुम ही नाग वाले हो और सब नकटे हैं। तो जीवनलाल कहते हैं तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई बुराई दिखाई देती है। वो प्रमोद से कहते हैं कि तुम बताओ प्रमोद, क्या मेरी बात बुरी है, क्या मैंने कोई बुरी बात कही है, कि खुद को नाग वाला ही तो बताया है कि जो बेटी की इच्छाएं पूरी कर देता है जो वो नाग वाला ही होता है। तो प्रमोद कहता है धीरे से आगे बढ़ता हुआ ठीक ही कहा आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। क्या है नाक और मूछ, पैसा ही है। क्यों, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं वह नाक और मूछ होते हुए नकटा है। नकटा का तात्पर्य होता है जो नाक कटा हुआ होता है उसको कहते हैं नकटा।
तो जीवनलाल खुश होकर कहते हैं, आ गई मेरी गौरी राजेश्वरी से। अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ कि मेरी गौरी आ गई है। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उनकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवनलाल है वो रुपये वाले हैं, इस कारण वो खुद को तो क्या कर रहे हैं, खुद को तो नाग वाला बता रहे हैं, और जिसके पास रुपये नहीं होता उसको नाकटा मानते हैं। अब क्या हुआ, अब गौरी आ गई, ये ऐसा सोच करके वो कहते हैं कि जाओ थाल ले आओ, है ना, गौरी का स्वागत करना है। लेकिन गौरी आई है क्या? वो सभी देख रहे हैं बाहर कि गौरी आ गई क्या। तो अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओर कमला खड़ी रहती है, वो भी देखती है कि गौरी आ गई क्या। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह होता है, जोश जोश से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। रमेश ही तो गया था गौरी को लेने के लिए। एक गहरे बदन का सुंदर नवयुवक है, पैंट और कमीज पहने है, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। प्रमोद चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल कहते हैं, बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराते हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश ही तो गया था गौरी को लेने के लिए, तो रमेश तो आ गया, तो गौरी कहाँ है? तो रमेश कहता है धीमे स्वर में, धीरे से कहता है, वह नहीं आई, गौरी तो नहीं आई। तो जीवनलाल कहते हैं, नहीं आई क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? तो रमेश कहता है, जी हाँ तबीयत ठीक है। जीवनलाल कहते हैं, फिर क्यों नहीं आई? तो रमेश कहता है, उन्होंने विदा नहीं की, कि उसके ससुराल वाले ने उन्हें विदा नहीं किया, इसलिए नहीं आई। राजेश्वरी हतप्रसी कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है, जिससे पर्दा हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल कहते हैं, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया, विदा नहीं किया? क्यों नहीं किया विदा, कि विदा क्यों नहीं किया उसको? तो रमेश कहता बिगड़ कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के, कि वो तो लालची हैं, वो तो दहेज की मांग करते जा रहे हैं, कितना मांग के, हमने तो अपनी जीवन भर की कमाई उनको दे दी, फिर भी वो लालच से बाज नहीं आ रहे, लालच करते जा रहे हैं। तो राजेश्वरी कहती है उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती हैं, कि बेटी वाले चाहे कितना भी देते रहो, लेकिन बेटे वाले लेने से बाज थोड़ी ना आते हैं। वो तो जितना देते हैं उतने उनके लिए तो कम पड़ता है, वो तो मांग करते जाते हैं। तो जीवनलाल कहते हैं, चुप रहो तुम। राजेश्वरी को चुप कर देते हैं। तो राजेश्वरी कहती है, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि बहू के दहेज में भी कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम उसे भेजना नहीं चाहते। वहीं गौरी के लिए इतना दहेज दे दिया, कोई कमी थोड़ी रखी, वो भी नहीं भेज रहे। सारे ससुराल वाले ऐसे करते हैं, पहले खुद तो सुधरो आप। तो जीवनलाल कहते हैं, अनसुनी करके, अनसुना होता है कि जैसे सुना ही ना हो। मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया। मैं तो राजेश्वरी कहती है, तुम भी तो किसी बेटी को विदा ना करके अपमान कर रहे हो किसी का। कि जीवनलाल खुद तो अपनी बहू को भेज नहीं रहे और अपनी बेटी को लाना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो राजेश्वरी कहती है कि यह भी तो किसी की बेटी है, जो अपने घर में जो बहू है ये भी तो किसी की बेटी है, तो इसे न भेज करके तुम इसका भी अपमान कर रहे हो। तो जीवनलाल चीख कर कहते हैं, गौरी की माँ। राजेश्वरी कहती है, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जिस घर में बहू और बेटी को एक नहीं समझा जाता, उनमें भेदभाव किया जाता है, तो वैसा घर कभी सुखी नहीं रह सकता। वो उनके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन सुख है, सुख धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुख है, शांति है, ऐसी चीज़ें धन से प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसी चीज़ें दूसरों को मान सम्मान देकर, दूसरों की इज्जत करके ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो वो कहते हैं, जब तक तुम बेटी और बहू में भेदभाव करते रहोगे तब तक तुम सुखी नहीं रह पाओगे, और जब तुम बेटी और बहू में भेदभाव करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हें सुख मिल सकता है, तुम्हें शांति मिल सकती है। तो जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं।
वे हाथ मड़ रहे हैं। सिर नीचा झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब जीवनलाल हैं वो बेचैन हो जाते हैं, गौरी को नहीं भेजा तो, है ना। उनका सिर भी नीचे झुक जाता है। तो जीवनलाल क्या कहते हैं? जीवनलाल कहते हैं बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि उलझन हो गई, बहू बेटी, बेटी बहू क्या है। तो राजेश्वरी कहती है अगर बेटे वाले यह याद रखें कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएं। कि बेटे वाला यदि याद रखेगा कि उसके भी बेटी है तो सारे उलझने सुलझ जाएंगी। तो जीवनलाल कहते हैं रुककर पत्नी और देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक करे। अब प्रमोद जाने की तैयारी करता है। तो जीवनलाल को जाता है कि प्रमोद जा रहा है, तो वो चौंक कर कहते हैं ए। तो प्रमोद कहता है मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, द्वार तक आता है फिर घूमकर मैं जल्दी फिर आऊँगा। विश्वास रखें इस बार चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। कि मैं लौट कर फिर से आऊँगा और चोट के लिए मरहम लाना नहीं भूलूंगा, मतलब है 5,000 रुपये दहेज के लेकर ही वापस लौटूंगा। तो जीवनलाल उसकी बात सुनकर अब दुखी हो जाते हैं। दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे लज्जित न करो बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। दूसरी चोट कौन सी है? जीवनलाल की बेटी को न भेजना। तो उसने कहा कि मेरी चोट का इलाज तो हो चुका है, मैंने तुम्हारी बहन को विदा करने से मना कर दिया था, आज गौरी के ससुराल वालों ने उसे भेजने से मना कर दिया, विदा करने से मना कर दिया, तो मेरी चोट का इलाज तो हो गया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से कहता बाबूजी। तो जीवनलाल निश्वास छोड़कर कहते हैं कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। निश्वास यानी बिना श्वास, यानी लंबी श्वास छोड़कर कहते हैं जीवनलाल। निश्वास होता है लंबी श्वास लेकर कहते हैं कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुँह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू को विदा नहीं करना है क्या? अब जीवनलाल हैं उनकी बेटी गौरी को जब उसके ससुराल वालों ने विदा नहीं किया तो जीवनलाल भी एक बेटी का और उसके पीहर वाले का दर्द समझने लगते हैं और वो कमला को प्रमोद के साथ विदा करने के लिए राजी हो जाते हैं। कमला का हाथ पर्दे के ओट में हो जाता है। वह हर्ष हर्ष होता है, खुशी खुशी के आंसू पहुँचती हुई शीघ्रता से अंदर आती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे यवनिका गिरती है, यवनिका होता पर्दा। तो इस प्रकार से जीवनलाल हैं वो कमला को प्रमोद के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसी बात सुनकर के कमला भी खुश हो जाती है और फिर ऐसे में इस परिवार में सभी खुश हो जाते हैं। तो इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है? विनोद रस्तोगी। ये पाठ आपका पूरा हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।